सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत सारा स्वागत है। सभी विद्यार्थी आ जाइए, ठीक है ना। राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल है, कल वर्ल्ड कप का मैच भी हो गया, तो आइए पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। पशु औषधियों का हल्का सा रिवीजन करेंगे, कितने प्रकार की औषधियाँ होती हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे रखा है, आप वीडियो के ऊपर करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे तो नीचे यशवर्धन सर का लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें। साथ में ऐप पर मेरी कम्युनिटी भी है जहाँ फ्री कंटेंट डालता हूँ मैं, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। Y714 कोड का इस्तेमाल करके आप अब शाम बैच ले सकते हैं। 829 रुपये का आपको शाम बैच पड़ेगा। चुनाव खत्म होने के बाद में जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो जल्दी वैकेंसी भी आएगी। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, ठीक है ना। यशवर्धन सर के लिंक से प्रीमियम स्टडी मटेरियल, जॉब अलर्ट्स, वीडियो के ऊपर करो, मोर पे क्लिक करो, लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करो, ऐप डाउनलोड कर लो। डेली क्विज, सब्जेक्ट वाइज क्विज, पावर कैप्सूल, मैगजीन्स, नोट्स, आर्टिकल्स एंड वीडियोस, ठीक है। चले भाई, पशुओं के लिए सामान्य औषधियों में उपयोग। बच्चों ने कहा कि सर वापस बता देना, वो टॉपिक है ना, ये 17 तारीख को पढ़ाया था मैंने कहा ठीक है वापस पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने प्रकार की औषधि होती है और उनके परिभाषिक शब्द क्या है, डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक। ऐसे रसायन जो फफूंदियाँ अथवा जीवाणु के द्वारा प्राप्त होते हैं तथा जो अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकता है। मतलब लोहे को लोहे से काटना, ठीक है ना। जहर का इलाज जहर से करना, वो होती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तभी जाती है जब किसी प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं, तब जाकर के डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है, पशुओं के अंदर भी, ठीक है। तो उन्हें प्रतिजैविक कहते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्टेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटॉन। हर एक जीवाणु, हर एक रोगाणु की दवाई भी उसके भीतर ही होती है, उसका एंटीडोट तैयार कर लेता है, ठीक है ना। और उसका इंजेक्शन बना करके या गोली बना करके अपन पशुओं को दे देते हैं, तो उससे इलाज हो जाता है। जीवाणु रोधक या जीवाणु प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, वे औषधियां जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती हैं परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। जैसे बोरिक एसिड, डिटॉल, आयोडीन, लाल दवा, ठीक है ना। तो जीवाणु रोधक या जीवाणु प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक दवाइयाँ, घाव हो गया, लग गया कुछ, है ना, कीड़े वगैरह पड़ गए, खरोच आ गई, उसके ऊपर लगाने काम आती है। तो वे औषधियाँ जो जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती है, जैसे बोरिक एसिड, डिटॉल, आयोडीन, लाल दवा। बोरिक एसिड, डिटॉल, आयोडीन, लाल दवा आदि। रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक, डिइंफेक्ट, ऐसी औषधियाँ जो रोगाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती है, रोगाणुनाशक या जीवाणुनाशक कहलाती है, जैसे फिनाइल, लाइजोल, चूना, कार्बोलिक एसिड, फिनोल आदि। तो ऐसी औषधियाँ जो रोगाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती हैं, है ना। तो अगर किस प्रकार कीड़े वगैरह पड़ गए हैं, ठीक है ना, तो इसका उपयोग कर देते हैं। साथ में इनका उपयोग जो है वो जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं, जो भी जगह है, रूम है, छपरा है, वहाँ पर भी इसके पोछे लगाए जाते हैं जिससे कि बीमारियाँ ना फैलें, ठीक है। तो इसका उपयोग घाव पे भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर कीड़े वीड़े पड़ गए तो कम सांद्रता का उपयोग किया जाता है, जैसे 1% फिनाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। लाइजोल, चूना, कार्बोलिक एसिड, फिनोल आदि। विरेचक या रेचक, अगर पशुओं को कब्जी हो गई है तो फिर किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो फिर जो है वो विरेचक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। सभी क्लास एक बार से शेयर कर दें, किसका इस्तेमाल करते हैं, विरेचक या रेचक का इस्तेमाल करते हैं। और विरेचक या रेचक जो होते हैं वो पशुओं की कब्ज को दूर करते हैं। कब्ज भी पशुओं में एक बहुत ही आम समस्या है, ठीक है ना। वे औषधियाँ अथवा पदार्थ जिन्हें खिलाए जाने पर दस्त आने लगते हैं, विरेचक या रेचक कहलाते हैं। ये 3 श्रेणी में होते हैं विरेचक, है ना। भाई कितनी इंटेंसिटी की कब्ज है, आफरा कब्ज से भी पशु बहुत ज़्यादा परेशान होता है, पशु का स्वास्थ्य जो है बहुत अधिक खराब हो सकता है, ठीक है ना। और फिर पशुओं का इस्तेमाल असल में दूध उत्पादन के लिए होता है, तो दूध उत्पादन भी उससे प्रभावित हो सकता है एक सीमा तक, ठीक है, इससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हल्के रेचक, वे रेचक है जिनको खाने से सामान्य दस्त आदि लगते हैं, उदाहरणतः इसबगोल की भूसी, शीरा, हरा चारा, गंधक आदि। तो हल्के रेचक, ये वे रेचक है जिनको खाने से सामान्य दस्त आने लगते हैं, उदाहरणतः इसबगोल की भूसी, शीरा, हरा चारा, गंधक आदि, ठीक है ना। तो हल्के रेचक है ना, लैक्सेटिव्स, ये वे रेचक है जिनको खाने से सामान्य दस्त आने लगती है। तो अगर सामान्य किस्म की कब्ज है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल की भूसी, शीरा, हरा चारा, गंधक आदि, ठीक है। नेक्स्ट मृदु रेचक, ये वे रेचक होते हैं जो बिना ऐंठन के खुलकर दस्त ला देते हैं, उदाहरणतः मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, सोडियम सल्फेट आदि। तो मृदु रेचक का मतलब क्या हो गया, ये वे रेचक होते हैं जो बिना ऐंठन के खुलकर, है ना, बहुत अधिक कब्ज है तब हम अपन जो है मृदु विरेक सिंपल प्रोगेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, अरंडी का तेल है, अलसी का तेल है, सोडियम सल्फेट है आदि का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। तीव्र रेचक, ड्रास्टिक प्रोगेटिव्स, इनके खिलाने पर ऐंठन युक्त दस्त बार बार आते हैं, उदाहरण थे क्रोटन का तेल, बेरियम क्लोराइड का एंट्रावीनस इंजेक्शन आदि। एंट्रावीनस सीधा वीनस सीधा इंजेक्शन देना,
ठीक है ना। तो इसके इस्तेमाल करते हैं, बहुत अधिक कब्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा पशु परेशान है, तब ये तीव्र देते हैं, है ना। एंथन युक्त से बार बार आते हैं, और क्रोटन का तेल, बोरियम क्लोराइड, ठीक है। चले भाई आगे पढ़े, ठीक है ना। उत्तेजक, स्टिमुलेट, तो विरेचक क्या हो गए, हल्के हो गए, मृदु हो गए, और तीव्र विरेचक हो गए, कब्ज को दूर करने में इनका इस्तेमाल होता है। उत्तेजक ये वे औषधि अथवा पदार्थ हैं जो शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, जैसे अल्कोहल, कपूर, कैफीन आदि, है ना। क्या है, ये वे औषधि अथवा पदार्थ है जो शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, है ना। उत्तेजित हो जाते हैं पशु, ठीक है ना। जब तेज सर्दी पड़ती है, या बूढ़ा पशु है, बीमार पशु है, तो कई बार जो है इस प्रकार के उद्दीपक दिए जाते हैं पशुओं को, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अल्कोहल, कपूर, कैफीन आदि। स्तंभक ये वे पदार्थ हैं जो रक्त वाहिनियों, श्लेष्मिक झिल्लियों तथा तंतुओं में संकुचन पैदा करके बहने वाले रक्त या द्रव को बंद कर देता है। उदाहरणतः टिंचर, आयोडीन, फिटकरी, बाह्य स्तंभ, खड़िया, कत्था, अफीम आदि पतले दस्त को रोकने के लिए आंतरिक स्तंभक के रूप में उपयोग आते हैं। अगर बहुत अधिक, है ना, दस्त लग रहे हैं, पेचिश है, खूनी पेचिश है, ठीक है ना, तो फिर स्तंभक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरणतः टिंचर, आयोडीन, फिटकरी, बाह्य स्तंभक, खड़िया, कत्था, अफीम आदि, है ना, रोकने काम आता है। मर्दन तेल, मसाजिंग ऑयल, ये तेल मालिश करने का उपयोग, सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तिल का तेल, भाई जानवरों की मालिश स्वस्थ रहते हैं, इससे मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं, है ना, खून का संचरण बढ़ता है, तो पशु स्वस्थ महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर मर्दन मसाजिंग ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्वर रोधी ये वे औषधियाँ जो बुखार और ताप को कम करती हैं, पशुओं में बुखार चढ़ जाता है, असामान्य रूप से अगर तापमान बढ़ गया, ठीक है ना, 101.5 फ़ारेनहाइट से अगर तापमान बढ़ गया, तो फिर यहाँ पर जो है वह क्लास को शेयर करें। ठीक है, ज्वर रोधी, है ना, ये वे औषधियाँ जो है ज्वार बुखार में ताप कम करने के लिए दी जाती है, जैसे एस्पिरिन, कुनेन, सैलिसिलिक अम्ल आदि। कफोत्सक, है ना, कफोत्सक वे पदार्थ कहलाते हैं जो फुफ्फुस नाल के उत्सर्जन, सेक्रेशन को बढ़ाते हैं, पतला करते हैं तथा उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज्वर रोधी का मतलब समझ में आ गया। एस्पिरिन, कुनेन का इस्तेमाल करेंगे बुखार को कम करने के लिए। पशुओं को बुखार आता है, असामान्य रूप से बुखार बढ़ जाता है, तो बेचैनी बढ़ जाती है, लार टपकने लगती है, सांस तेजी से चलने लगती है, पशु जो है वो बीमार महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस्पिरिन, कुनेन, सैलिसिक अम्ल आदि यहाँ पे दिया जाता है। कफोत्सक, एक्सपेक्टोरेंट्स, द कफोत्सर्ग वे पदार्थ कहलाते हैं जो फुफ्फुस नाल के उदासर्जन को बढ़ाते हैं, पतला करते हैं तथा उसे बाहर निकालते हैं। अमोनिया, उड़नशील तेल आदि, ठीक है ना। तो अगर बहुत अधिक कफ इकट्ठा हो गया है, ठीक है ना, तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है पशुओं के अंदर। इसके अंदर जो है आप अमोनिया, उड़नशील तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, पतला तथा बाहर निकाल देता है। कफ रोधी, एंटी एक्सपेक्टोरेंट वे औषधि जो फुफ्फुस नाल के उत्सर्जन को कम करती है, जैसे अफीम, बेलाडोना आदि दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बुखार और कफ को कम करने के लिए दवाइयाँ दी गई हैं, जिससे पशु को हल्का और अच्छा महसूस होता है, ठीक है। क्लास को शेयर करो एक बार। करें करें, शेयर कर दें क्लास को बढ़िया से एक बार, ढंग से कायदे के साथ में। चले भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। विघ्न, एंटीडोट्स वे औषधि जो विष के प्रभाव को कम करके कम करने के लिए दी जाती हैं। उदाहरणतः साइनाइड विष के लिए लोहा, लवण आदि। मान लो कि कोई चारा खाया और उसमें कीटनाशक डाला हुआ है, और वो विष वमन कर गया है, अगर खा गया है कोई चारे के साथ में, तो फिर जो है वो इसका इस्तेमाल आप किया जाता है भाई, ठीक है ना। फिर इसका इस्तेमाल, एक बार रुकना भाई, फिर इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलें भाई, तो वह औषधियाँ जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाती है, उदाहरणतः साइनाइड विष के लिए लोहा, लवण आदि, है ना। चले भाई, निषेधक, एनेस्थेटिक ये शरीर को अचेतन कर देती है, इन्हें संवेदनहारी भी कहते हैं। उदाहरणतः क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड आदि, ठीक है। तो ये क्या है, ये शरीर को अचेतन कर देती है, ठीक है ना। तेरा एंटीजाइमोटिक्स ये पदार्थ कीवण क्रिया को रोकते हैं, पेट दर्द या आफरा और गैस का बनना रोकने के लिए दी जाती है। उदाहरण थे बोरिक एसिड, फार्मिलिन आदि,
तो यहाँ पर जो है निश्चेतक की बात कर लें तो ये शरीर के अचेतन कर देती है और इन्हें संवेदन भी हारी भी कहता है। तो अगर कोई सर्जरी करी, एनेस्थीसिया इंसानों को भी देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो अगर कोई सर्जरी करनी है, ठीक है ना, कहीं टाके वाके लगाने हैं, कहीं कोई घाव हो गया या हड्डी टूट गई है, तो फिर एनेस्थेटिक दे देते हैं जिससे उसको दर्द महसूस ना हो और सर्जरी भी बिना विघ्न के आसानी से हो जाए। इसमें क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। एंटीजाइमोटिक, ये वे पदार्थ जो किरण क्रिया को रोकते हैं और पेट दर्द या आफरे गैसों का बनना रोकते हैं। मीथेन बनती है बहुत अधिक, है ना, पशुधन में, जानवरों में। तो उस मीथेन के बनने को रोकते हैं। क्या करते हैं, मीथेन जो होती है उस मीथेन के बनने को जो है वो रोक दिया जाता है। और जब मीथेन के बनने को रोकते हैं अपन तो गैस और आफरे की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तो एंटीजाइमोटिक कहता है। गैस, हर या वातसरी, है ना, क्रिमेटिव्स, ये अमाशय व आंतों में गैस का बनना कम करने व उसे बाहर निकालने कार्य करती है, जैसे हींग, सौंफ, जीरा, मेथी, ईथर आदि। तो गैस, हर या वातसारी की बात करें, क्रेमेटिव्स की बात कर लें, तो ये आमाशय व आंतों में गैस के बनने को कम करने व उसे बाहर निकालने कार्य करती है, जैसे हींग, सौंफ, जीरा, मेथी, ईथर आदि, है ना। तो हींग है, सौंफ है, जीरा है, मेथी है, ईथर है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है। पीड़ाहारी, एनाल्जेसिक्स, है ना, वे पदार्थ जो स्नायु की उद्दीपन कम करके दर्द को कम करते हैं। पेन किलर्स, पीड़ाहारी की मतलब ना, स्नायु उद्दीपन में दर्द महसूस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से न्यूरो जुड़ा हुआ है दिमाग से। जानवरों में भी ये सिस्टम है, न्यूरो जुड़ा हुआ है। अगर भाई यहाँ से किसी को, मेरे को चोट लगी और यहाँ तक उद्दीपक पहुंचा, सेकंडों से भी कम समय में काम हो जाता है। ये सेकंड भी तो बहुत बड़ी बात बोल गया मैं, सेकंड का भी कोई 1,00,000वां हिस्सा, ठीक है ना, उससे भी जल्दी जो है उद्दीपन पहुंच जाता है। इधर आग लगी, इधर आपको पता चल जाएगा कि भाई जलन हो रही है। जानवरों के साथ भी ऐसा होता है। तो उस दर्द को कम करने की क्या देते हैं अपन, पेन किलर लेते हैं। तो यहाँ पे जानवरों को भी पेन किलर्स दी जाती है। अमोनिया, कपूर आदि, लेनिमेंट, एस्प्रिन, भांग आदि पीड़ाहारी पेन किलर दिया जाता है। शामक, सेडेटिव्स, ये एक सामान्य पद है। इसमें शूल, शामक और निद्रावाह दोनों औषधियाँ शामिल हैं जो स्नायु स्थान के अति उत्तेजना को शांत करती है। शामक, सेडेटिव्स की बात कर लेते हैं, है ना। शूल, शामक या निद्रावाही दोनों औषधियाँ शामिल है। स्नायु अति उत्तेजना को शांत करती है। बहुत अधिक उत्तेजित है पशु किसी कारण से, ठीक है ना, तो उत्तेजना शांत करते। असर में जब उसके मैटिंग का समय आता है तो अधिक उत्तेजित होता है वो, ठीक है ना। तो उस समय इसको शांत करने के लिए शामक, सेडेटिव्स जो है वो दिया जाता है। संवेदना मंदक या निद्रावही, है ना, नार्कोटिक्स, गहरी नींद आती है, इसके साथ दो संवेदन, रक्त परिसंचरण या श्वास क्रिया में भारी उदासीनता आ जाती है। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म, इथर, भांग, क्लोरल हाइड्रेट आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो गहरी नींद लाना भी आवश्यक होता है। भाई कोई व्यक्ति, कोई पशु, व्यक्ति की भी बात कर लेते, क्योंकि नार्कोटिक्स तो यहाँ पे भी दिए जाते हैं, है ना, सेम की बात है। तो अगर नार्कोटिक्स दिए जा रहे हैं इसलिए कि वो आराम कर सके, है ना, और उसके अंदर जो वो जो अनरेस्ट फील कर रहा है, वो अनरेस्ट जो है वो पशु का रुक सके यहाँ पर। और उस अनरेस्ट को रोकने के लिए जो है वो आप इस तरह का इस्तेमाल करते हो। तो रक्त परिसंचरण, श्वास क्रिया में भारी उदासीनता आ जाती है। क्लोरोफॉर्म, इथर, भांग, क्लोराइड्रेट आदि। परिजीविता, पैरासाइटिक्स, वे औषधियाँ जो त्वचा के परिजीवियों को नष्ट कर देती है, इन्हें एंटी पैरासाइट्स भी कहा जाता है। उदाहरण के कॉपर सल्फेट, फिनाइल, मिथाइल पैराथियान आदि, ठीक है। चले भाई, गंधक, हार्य, दुर्गंध नाशी, वे पदार्थ जो अरुचिकर, कई बार गंध भी आती है तो उसको गंध को खत्म करने के लिए फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कर्मी हारी, है ना, फीता कर्मी है, ठीक है ना, एस्केरिस है, ठीक है ना, इनको खत्म करने के लिए वे औषधियाँ पदार्थ जो शरीर में उपस्थित परजीवियों को मुक्ति दिला देती है, उन्हें कर्मीहारी कहते हैं। जैसे कापर सल्फेट, निकोटिन सल्फेट, फेरल सल्फेट, फिनोविस, तारविन का तेल, है ना। तो कर्मीहारी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कर्मीहारी भी कहते हैं, ठीक है ना। कापर सल्फेट, निकोटिन सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिनोविस, तारपीन का तेल आदि, भाई, है ना। इसके माध्यम से अपन कर्मीहारियों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कर्मीहारी हो जाता है, कहते हैं ना पेट के कीड़े, आम भाषा में वो हो जाता है ना, काकसीडियम। इनमें वे औषधियाँ हैं जो आंतरिक परजीवियों को नष्ट करती है, कृमिनाशक कहलाती है। तथा जो औषधियाँ आंतरिक परजीवियों को, कर्मियों को मारती नहीं है परंतु शरीर के बाहर निकाल देती है, उन्हें कर्मी हारक कहते हैं। बाहर भी निकालती, बाहर निकल के भी मर जाते हैं। भाई अंदर रहेंगे जब तो उनको पोषण मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले वैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाहर निकालने वाली भी है, ठीक है ना, औषधियाँ। वमनकारी, वो औषधियाँ या पदार्थ जिन्हें खा लेने से वमन या उल्टे होने लगती है। नमक, नीला तोता, फिटकरी आदि।
पेट को साफ करने के लिए, कोई जहरीला कुछ खा लिया है, ठीक है ना, चारे के साथ कोई कीटनाशी अगर चला गया है तो उसे बाहर निकालने के लिए भी इसका जो है वो उपयोग है, ठीक है। दाहक, है ना, वे औषधियाँ या पदार्थ जो ऊतकों को जलाकर नष्ट कर देती है, जैसे कॉपर सल्फेट, लाल दवा, कास्टिक एल्कली, फिनोल, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दाहक का जो है वो उपयोग यहाँ पर जो है वो किया जाता है। वमनकारी से तो उल्टे करवाई जाती है, और दाहक से जो है वो ऊतकों को जलाकर नष्ट कर देती है। जैसे कोई खुर वगैरह खराब हो जाता है ना, तो उसकी जो डेड सेल होती है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो है प्रमुख रूप से जो है वो औषधियों के प्रकार हैं, ठीक है ना। ये आपने कहा था एक बार रिविजन कराने के लिए, मैंने रिविजन इसका करवा दिया। अब जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, तो जो भी बच्चे, क्योंकि देखो एग्जाम तो होगा एक दिन, है ना, और एग्जाम होगा तो फिर ऐसा तो है नहीं। अब देख लो आप, हम कह रहे थे भारत फाइनल खेलेगा, फाइनल खेलेगा, फाइनल खेल लिया भारत ने। अब भारत ने जब फाइनल खेल लिया है, ठीक है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये तारीख तो, समय तो निकल जाता है। 25 तारीख को अपने चुनाव आ जाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद अपने वोटिंग रिजल्ट आ जाएंगे, फिर नई सरकार बन जाएगी, जनवरी फरवरी में आपकी इस एग्जाम का नोटिफिकेशन वापस निकल जाएगा, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो तैयारी आज से ही करो आप लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको राजस्थान अड्डा के चैनल पे आना है, ठीक है ना, आपको राजस्थान अड्डा के चैनल पे आना है। राजस्थान अड्डा के चैनल पे आने के बाद में आपको अपने वीडियो के नीचे जाना है। अपने वीडियो पर नीचे क्लिक करोगे आप, तो वीडियो पे क्लिक करते ही क्या लिखा हुआ आएगा आपके, जैसे आप वीडियो के नीचे जाओ, मोर पे क्लिक करो, यशवर्धन सर का एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करो। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही ऐप डाउनलोड होगा अड्डा 24/7 का, वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर कैटेगरी। सिलेक्ट योर कैटेगरी के अंदर जो है वो आपको जो है वो स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, और स्टेट एग्जाम में जाकर के आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, और राजस्थान जाकर के आपको RMS आपको सेलेक्ट करना है, RSMSS भी आपको सेलेक्ट करना है, और फिर शाम बैच, है ना, ये 6 तारीख से चालू होगा, 6 दिसंबर से चालू होगा शाम बैच। हमने इसकी तारीख चुनावों के बाद ही रखी थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको Y714 कोड का इस्तेमाल करना है, अप्लाई कर देना। 829 रुपये का ये बैच पड़ेगा आपको। कितने का पड़ेगा? 829 रुपये का जो है ये बैच आपको पड़ेगा, Y714 कोड का इस्तेमाल करके। Y714, ठीक है ना, 829 रुपये का ये बैच आपको पड़ने वाला है, ठीक है ना। 829 रुपये का ये बैच आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर 300+ घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास आपको लाइव दिखेगी बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। 1 साल की वैलिडिटी है, 12 मंथ की। जब तक आपके एग्जाम पूरे नहीं हो जाते तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पर आपको 2 पार्ट कराए जाएंगे। पार्ट ए में राजस्थान जीके कंप्लीट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, है ना, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ। पार्ट बी के अंदर पशुपालन, है ना, जिसको 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे, मैं और नीलम मैम, मैं मतलब यशवर्धन, ठीक है ना। आपको जो है वो PDF मिल जाएंगे, आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको वीकली टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर वीकली टेस्ट मिल जाएगा। साथ में शॉर्ट नोट्स भी देंगे हम रिवीजन करने के लिए ना। साथ में आपकी रिवीजन क्लासेस, कोई नहीं देता शॉर्ट नोट, हम आपको शॉर्ट, जो बड़े बड़े नोट्स पढ़ाएंगे उनके शॉर्ट रूप भी देंगे आपको, जिससे याद हो जाए। 829 रुपये का आपको ये बैच पड़ने वाला है। शानदार जानदार होने वाला ये बैच। तो 829 रुपये का पड़ेगा रिवीजन के साथ में। रिवीजन भी कराएंगे इस बैच में आपको हम लोग, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए भी आप Y714S कोड लगाकर टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसी वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक करें, ऊपर करें, मोर पे यशवर्धन सर का लिंक है। साथ में मेरी ऐप पर कम्युनिटी भी है, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन, उसको भी फॉलो करें। मैं फ्री कंटेंट वहाँ पर डालता रहता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और अगर फ्री कंटेंट पढ़ने के लिए मिल जाए तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें। कल अपन औषधियों के प्रकार और आगे कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहे मेरे साथ, पढ़ते रहे मेरे साथ, बढ़ते रहे मेरे साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।